हाँ, कुछ रीमा कुछ बोल रहे थे आप? तो रिमूव होगी रूल समझ नहीं आई। सर, रिमूव होगी वो मीटिंग से। अच्छा, मेरी आवाज कट हो रही है क्या? नो नो सर। जिसका कट हो रही है फिर वो रीजॉइन करो, रीजॉइन करो। चलो आप हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। स्फेरिकल शेल के आउटसाइड पर क्या होता है? पोटेंशियल, सॉरी, फील्ड। KQ अपॉन R स्क्वायर। आर स्क्वायर, वेरी गुड। सरफेस पे KQ अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल का आर स्क्वायर, वेरी गुड। और इनसाइड शेल के 0 जीरो 0 अपॉन 7 और नॉट R स्क्वायर। सॉलिड्स, अरे स्फेरिकल शेल के अंदर तो जीरो ही होता है ना, अंदर से होलो होता है। हाँ, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। आउटसाइड सरफेस के साइड K R क्यूब अपॉन R ए KQ R क्यूब अपॉन R के क्यू आर अपॉन में आर का क्यूब। क्यूब। ठीक है, क्लियर है? यस सर। याद रखना इस बात। आओ थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था, याद है पिछले लेक्चर में? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा सबने, राइट? यस सर। देख लो एक बार, दोबारा से देख लो, टाइम दे रहा हूं मैं। यहाँ पर क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है तुम्हें, ठीक है? सिर्फ मेरे को क्या बतानी है? अप्रोच बतानी है मेरे को, आंसर से अभी कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ ये बताओगे कि कैसे किया है इस क्वेश्चन से। 1 2 3 क्लॉक स्टार्ट हो रही है, ये ब्लू वाला सर्कल पूरा हो जाएगा, तब तक का टाइम है तुम्हारे पास। फटाफट करो, अप्रोच बतानी है सिर्फ। टाइम इज अप। बताओ कौन बताएगा? हैंड रेस करो, सिर्फ अप्रोच कौन बताएगा मुझे? किसी को नहीं समझ में आया? शाजिया, वेरी गुड। कनिका, वेरी गुड। और ऋषिता, वेरी गुड। हाँ हाँ शाजिया, आप बताओ। शाजिया, शाजिया बताओ, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। यस सर। शाजिया आपने हैंड रेस किया, बच्चे बताओ फिर आंसर। ये कैसे पता लग गया कि अब आ रही है मेरी आवाज, मैं बोल रहा हूँ? सर अंतर्यामी। ऐसा वीडियो से पता लग गया होगा, वैसे हो सकता है। पायल, पायल बताओ। KQ क्यूब अपॉन R स्क्वायर। सर इसमें वो स्पेयर पॉइंट अप्रोच क्या लगाइए, अप्रोच। चार्ज। हाँ, ये क्या बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज रखा हुआ है बाहर स्फीयर के, और इसके ऊपर स्फीयर की वजह से, स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? कैपिटल क्यू। मतलब कैपिटल क्यू ऐसे नहीं है, कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? इस स्फीयर की वजह से स्मॉल क्यू पर कितनी फोर्स लगेगी? तो क्या अप्रोच लगाओगे, बताओ? क्या अप्रोच लगाओगे? कोई बताएगा?
नहीं बता रहा कोई भी भाई? क्लास लेफ्ट कर दूं क्या? नो बताओ नो क्या अप्रोच लगेगी? स्फीयर की वजह से स्मॉल क्यू पर फोर्स लगानी है। अप्रोच पूछूंगी, कैसे बता रखे हो, कैसे के क्यू अपन में आर स्क्वायर आ जाएगा? इक्वल टू क्या हुई? वेरी गुड। फोर्स क्या होता है बच्चे? Q इंटू ई। स्मॉल चार्ज पर जो, पहले तो बताओ, फोर्स लगाएगा स्फीयर। स्फीयर का भी कौन? स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही क्या लगाएगा? स्मॉल क्यू पर फोर्स लगाएगा। लिख लो, स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्मॉल क्यू पर फोर्स लगेगी। तो अब स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो पॉइंट कहां पर? इस पॉइंट पर। तो पॉइंट क्यू कितनी दूर है? स्मॉल आर गिवन है क्वेश्चन में। तो पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से कितनी होगी? पहले तो देखो, पॉइंट सॉरी चार्ज के ऊपर जो चार्ज है वो स्फीयर के अंदर है या बाहर है? बाहर है। तो इस पॉइंट को बोल दो पी। तो पी पॉइंट जब बाहर है तो, और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है स्फीयर की? के आर स्क्वायर, यही होती है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? यस सर। सबको समझ में आ रही है बात? यस यस सर। हाँ या यस सर। जोर से बताओ। यस सर। यस सर। अब अगर स्मॉल क्यू की स्फीयर की वजह से स्मॉल क्यू पर फोर्स लग रही है एफ कैपिटल के क्यू क्यू अपॉन में आर से, तो चार्ज स्मॉल क्यू की वजह से स्फीयर के ऊपर कितनी लगेगी? माइनस। वेरी गुड। सिर्फ माइनस लगेगी, बाकी सब सेम। मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। अपोजिट। इसी को बोलते हैं, कौन सा लॉ फॉलो करता है ये? न्यूटन थर्ड लॉ। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। चलो चले आगे। पक्का? यस सर। यही आई है, देखो। इसकी वजह से लगेगी, इसकी वजह से लगेगी के क्यू क्यू ओपन में आर से, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा बस आगे? नेगेटिव साइन। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। सर ये नेगेटिव वाला बता दो एक बार। नेगेटिव इसलिए लगेगी ना कि ये कौन, किसने पूछा नेगेटिव वाला? सर बताओ। देखो, नेगेटिव क्यों लगेगी तुम खुद देखो ना। ये जो स्फीयर है जो चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स चार्ज भी स्फीयर पे लगाएगा, क्योंकि ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करते हैं कि एक्शन और इक्वल टू एक्शन इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। बस ये पढ़ो भी सही, देखो। Since we knew that every action has equal and opposite, रिएक्शन। तो जो फोर्स स्फीयर चार्ज पर लगाएगा वही चार्ज भी स्फीयर पे लगा रहा होगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। इसीलिए उसके आगे क्या लगाया, कौन सा साइन बच्चे? नेगेटिव। चलो, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस अब ध्यान से देखो, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन में तो वही पूछा है जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन इस बार चार्ज कहाँ है? सर क्यों इनसाइड द स्फीयर? इनसाइड है। और चार्ज थिन स्फीयर है, मतलब अंदर से खाली है, अंदर से होलो मान के चल सकते हो तुम। चलो, टाइम स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहले सिर्फ अप्रोच बतानी है। अरे क्वेश्चन शायद कर नहीं लिया था। हाँ, तो फिर अगर कर लिया तो बता देना आंसर, फिर अच्छी बात है।
टाइम इज ओवर। बताओ भाई फटाफट। फर्स्ट पार्ट का 0 और सेकंड का भी 0। फर्स्ट का तो 0 आ गया, सेकंड का भी 0 आ गया। रीजन सर इनसाइड में स्फीयर पे, स्फीयर पर देखते हैं, स्फीयर पर जो स्फीयर की वजह से जो चार्ज है वो तो कैपिटल क्यू ही है, वही चल रहा है प्लस वाला। ये स्मॉल क्यू पर फोर्स लगाएगा, वो होता है फिजिकल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय ई। ई स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, वो क्या होता है 0, तो फोर्स भी क्या हो गई 0। सेकंड केस में पूछा है फील्ड एट ए, तुमने बोल दिया ए पर आंसर आएगा 0 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है स्फीयर का, शेल का 0। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों के कारण है, एक तो स्फीयर के कारण और एक ये स्मॉल क्यू भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ना। यस सर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण होगा, एक तो स्फीयर के कारण और दूसरा स्फीयर के कारण। तो तुमने सही बोला क्या, 0 प्लस स्मॉल क्यू के कारण कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर मतलब कितना डिस्टेंस, AC स्क्वायर ए सी से ए तक ए पॉइंट बताना ना, तो ए सी का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, K Q upon BC स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर। ये सेकंड का आंसर सही है, ये गलत। क्लियर है क्या। यस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, वो भी दोनों की वजह से होगा, स्फीयर प्लस स्मॉल। स्फीयर की वजह से 0 स्फीयर की वजह से कितना होगा, सर K Q upon BC स्क्वायर। आर मतलब वैल्यू बोलो ना, कितना डिस्टेंस है बी स्क्वायर बी का स्क्वायर। लेकिन कैपिटल क्यू लूं या स्मॉल क्यू लूं स्फीयर के लिए, कैपिटल कैपिटल क्यू। और स्मॉल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के स्मॉल क्यू। क्लियर है, यस सर। डन, पक्का। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना थम्स अप करो फटाफट। चल यही आ गया देखो, के क्यू वन में आर स्क्वायर, यहाँ पर आर की जगह है सी ए और वहां पे आ जाएगा सी बी, और फर्स्ट का आंसर क्या है सी। क्लियर है, यस सर। यस सर। क्वेश्चन अच्छा है, ये भी ध्यान से करना, करने की। हाँ दीपिका बताओ, ऑप्शन सी। ये हो गया था क्या हमारा। सर ये मैंने आपको करके सेंड किया था। होमवर्क दिया था, ठीक है ठीक है सर मैंने भी यस सर। ठीक है। ट्राई करो, बाकी सब स्टार्ट हो रहा है टाइमर, फिर हैंड रेज करना। डन, बताओ। हाँ जिया बताओ, जिया जिया सर भाटिया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब अप्रोच बताओ, क्या अप्रोच लगाई है। सर पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू पे भी सेम आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो उनका रेशो 1:1 आ जाएगा। हाँ ठीक है बिल्कुल, लेकिन निकालने के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर तो निकाल आंसर में आया ना, वैसे निकाली कैसे है, इसकी निकालने के दो तरीके हैं। एक तो गॉस लो, पी पॉइंट पर निकालने, तो पी पॉइंट पर क्या निकाल दो, पी पॉइंट पर क्या बना दो, एक सरफेस। गॉसियन। तो फिर वही ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन
कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा गॉसियन सरफेस के लिए? गॉसियन सरफेस का रेडियस r है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बताओ गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 4 पाई r डैश r स्क्वायर। और चार्ज कितना एनक्लोज है रेड वाले सरफेस में? देखो सर q q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ऐसे ही किसके लिए निकालना है अब हमने? पॉइंट q के लिए पॉइंट q के लिए। तो अब पॉइंट q पर क्या बना दूंगा? गॉसियन सरफेस तो गॉसियन सरफेस बना दूं। अब इस पे भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लूं, अब इसका ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ? क्या वो ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर r की जगह क्या है अब? 2r 2r का स्क्वायर। वेरी गुड, क्योंकि अब इसकी रेडियस कितनी है? 2r। 2r क्लियर है? क्लियर है? इज इक्वल टू, अब चार्ज कितना एनक्लोज है इस पूरे के अंदर? देखो कैपिटल q Q स्मॉल q भी तो है इसी के अंदर। तो सर और q 3 प्लस तो टोटल कितना हो गया? q प्लस कैपिटल q कितना हो गया मतलब? 4 4। वेरी गुड, 4q अपॉन, क्योंकि कितना कितना है? एक तो 3q है और एक q है, तो 4q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे 4 से 4 काट ही तो पहले ही, तो E इंटू में 2r का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 4r का स्क्वायर, यानी 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर इतनी है, Q पर इतनी है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या? यस सर डिवाइड कर दूंगा तो रेशो कितनी आएगी? 1:1 किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, पूछो मेरे से। अगर किसी को कोई भी डाउट है हल्का सा भी और क्लियर है तो थम्स अप करो, डाउट है तो हैंड रेस करो। पक्का? यस सर चले आगे। यस सर देख लो, आंसर चेक कर सकते हो, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अब इसको ध्यान से सुनना बहुत, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब कोई बताएगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बारी, तो तुम मेरे को बताओ क्या होगा इसमें अप्रोच। पढ़ो, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी, पढ़ो एक बारी, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, बताओ मेरे को क्या निकालना। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। बिल्कुल, कहाँ पर? सर जो b डिस्टेंस पे फ्रॉम द सरफेस अब जाके 50 हुए स्टूडेंट्स, देखो चलो देखते हैं। हाँ दीपिका बताओ। दीपिका कुछ कह रहे हो क्या? हैंड रेस किया तुमने? cv स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अप्रोच पूछ रहा हूँ मैं, आंसर नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ अप्रोच पूछ रहा हूँ कैसे करेंगे। अगर आंसर बता रहे हो तो अप्रोच पता होनी चाहिए। देखो यस सर किया। हाँ, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक गोश्त सरफेस बना लेता हूँ जो इसने बोला हुआ है। इसने क्या बोला है? एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, राइट? यस ठीक है सर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो हम वही यूज कर लेते हैं एक बारी, जो टाइमर वाला है ना, इसी को स्फीयर मान लेते हैं। सर इसकी वजह से ये रेडियस है हमारी कैपिटल आर, ये एक स्फीयर गिवन है, इसकी वजह से अच्छा ठीक है। और इन साइड पे जा रहा हूँ मैं, इन साइड में कितने डिस्टेंस पर? बी, देखो देखो ध्यान से देखो, बी डिस्टेंस पर, बी डिस्टेंस पर इन साइड में मेरे को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक
अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, वही जिस पॉइंट पर निकालना, इस पॉइंट को बोल देता हूँ पी। इस पी पॉइंट पे क्या बना दूंगा, एक गॉसियन सरफेस। और इस पे फॉर्मूला लगा दूंगा। हमारे पास क्या है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई बाहर ले लेता हूँ। डीएस का इंटीग्रेशन क्या कर दूंगा, 4 पाई। अब मैं डॉट बार बार कोस थीटा को कोस जीरो लिख रहा हूँ, पता है ना सबको, इसलिए डॉट हटा दी मैंने। यस सर। हाँ, यस सर। तो ई डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई, ध्यान से देखो, 4 पाई आर स्क्वायर। बी स्क्वायर, क्योंकि ये कौन सा सरफेस के लिए होता है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस कितना है बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर। क्लियर है, यस सर। क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सब कुछ ठीक है। अब लेकिन क्यू एनक्लोज्ड मतलब इस पूरे एरिया में मेरे को पता है क्या कितना चार्ज एनक्लोज है, टोटल तो चार्ज पता है मेरे को कितना है, कैपिटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल की तो बात कर रही है, इसमें डेंसिटी दे रखी है रो इज इक्वल टू सी आर बस। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि इस चार्ज, इस रेड वाले सरफेस पे कितना मेरा चार्ज एनक्लोज है, कौन बताएगा, कैसे पता लगेगा बताओ, चुप क्यों हो गए, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अब भाई सब कुछ तो कर दिया मैंने, सिर्फ क्या बोला है मैंने कि अब चार्ज एनक्लोज पता लग जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन चार्ज एनक्लोज कैसे पता लगेगा कि इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, क्या गिवन है क्या ये, बताओ, क्या गिवन है कितना चार्ज एनक्लोज है स्फीयर में, नो सर। फिर कैसे पता लगेगा, सर रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी ऐसा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब इस स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी, सर 4 वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, पहली बात तो अब ये जो 4/3 पाई आर की जगह क्या लिख दूंगा, लिख देता हूं तुम्हारे कहने पे, ये भी लिख देता हूं, ये हो जाती रो। लेकिन ये तब लेते बच्चे जब रो क्या होता, कॉन्स्टेंट, समझ रहे हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, जब हर दुकान पर लेस का प्राइस क्या रहता, बट अब देखो रो की वैल्यू आर पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही, कर रही है। आर क्या है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस फ्रॉम द, तो अगर यहाँ से मैं यहाँ तक गया, मतलब आर समझ लो वैसे ही कोई भी आर है, तो आर, अगर यहाँ पर आर की वैल्यू 1 है तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 सी, सी की सी इंटू में 1, सी तो कांस्टेंट है, अगर आर की वैल्यू 2 होगी तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सी, आर की वैल्यू 3 तो 3 सी, आर की वैल्यू 4 तो 4। अब मेरे को आर की वैल्यू बी पता है, तो बी सी भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, यस सर। बोलो 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 बोलो, लिख सकते हो। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूं, सोचो थोड़ा, मेरे को उस पॉइंट पे डेंसिटी भी तो पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, डेंसिटी भी पता होनी चाहिए, कैसे करूं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो बोलो, कई बच्चे ऐसे कहना चाहते हैं कि रो की वैल्यू पुट कर दो बी इंटू सी, और क्यू की जगह क्यू पुट कर दो, वी की जगह कर दो 4/3 पाई बी का क्यूब, तो यहाँ पर देखना आप ध्यान से, क्यू की वैल्यू निकाल दो, 4/3 पाई बी का क्यूब इंटू बी इंटू सी, तो ये हो जाएगी बी की पावर 4 इंटू सी 4/3 पाई, ऐसा ही क्या, ये तो आ गई क्यू की वैल्यू। अब क्यू की वैल्यू सर यहाँ पुट कर दो, 4 पाई बी स्क्वायर क्यू एनक्लोज की जगह पुट कर दो, मैं लिख रहा हूँ अभी बताऊंगा सब, मैं ऐसे लिख दूं सर 4/3 पाई बी की पावर 4 सी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट,
4 पाई से 4 पाई कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो 2 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? बी स्क्वायर C upon epsilon naught. बी स्क्वायर सी अपॉन में Epsilon naught. 3 एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है क्या ऑप्शन में? अब इसको मेरे को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुक जाना बस। एक सेकंड बताएंगे इसको कैसे सोल्व करना है, 1 सेकंड रुको बस। ये दिख रहा है क्या? No, आप sir. तो इतना तो बता दो। अभी दिख रहा है? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो अब देखो हम क्या कह रहे थे, तुमने ये पुट कर दी Q की वैल्यू 4/3 पाई, ये जो भी था वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर 4 पाई था, 4 पाई से तो 4 पाई कट गया सर। अब तो यहाँ पर किसकी वैल्यू तो 3 की फॉर्म में आ गई, 3 एप्सिलॉन नॉट कुछ। ऐसे कैसे हो गया सर? सोचो थोड़ा, दिमाग लगाओ। Q की वैल्यू आपने पुट कर दी सर 4/3 पाई बी क्यूब इंटू में BC, ठीक है सर कर दी। अच्छा उसके बाद सर क्या किया, 4/3 पाई ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपने देख ली, देखिए ना, और यहाँ पे आपने सिंपल लगाया है E इंटू में 4 पाई बी का स्क्वायर, क्यू एनक्लोज की जगह अभी अभी निकाला है सर कितना, BC इंटू 4/3 यानी 4/3 पाई बी का 4 इंटू C। 4 से तो 4 कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है क्या, पाई से पाई कट गया, और बी स्क्वायर C अपॉन 3, साथ में एप्सिलॉन नोट भी होता है। ऑप्शन में आ रहा है क्या कहीं? नो सर नहीं सर। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बताओ मेरे को? सर यहां तक तो सब सही है। अरे अभी इरेज नहीं होगा क्योंकि हमने पिछली बार कर दिया, तो मैं इसको काट देता हूं ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ये चीज सही नहीं है। लेकिन यहां तक तो सब सही है ना, ये यहाँ चीज तो सबको समझ में आई होगी, हमने सिर्फ गॉस लॉ लगाया अभी तक। सर यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, बताओ। नो सर। भाई मैंने बी पॉइंट पर मेरे को पूछा था, बी पॉइंट पर मैंने क्या लगा दिया सर, बी पॉइंट पर मैंने क्या लगा दिया, गॉस लॉ लगा दिया। पी पॉइंट मतलब डीएस की जगह देखा 4 पाई बी का स्क्वायर बन रहा है, क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे को अब क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू चाहिए किसी भी हाल में, किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू एनक्लोज्ड। इसको कैसे मेथड से करते हैं बच्चे, इसको करते हैं हम इंटीग्रेशन के मेथड से। किसके मेथड से करते हैं? इंटीग्रेशन। जो तुमने पहले सीख रखा है, देखो कैसे। मैं क्या करता हूं बच्चों, एक छोटा सा शेल काट लेता हूँ इसको, दिख रहा है? Yes, इस sir. स्फीयर के अंदर एक शेल ही कटेगा खाली से, अंदर से, दिख रहा है? इसकी रेडियस बोल देता हूँ स्मॉल r, क्योंकि इसने डिस्टेंस r की टर्म्स में दे रखा है ना वैल्यू, तो इसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ स्मॉल r। और इसकी जो फिर ये r से थोड़ा सा आगे इसकी थिकनेस होगी r की टर्म में, r में ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो थिकनेस कितनी हो जाएगी, dr। वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक सबको? ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरे को क्या पता लग जाए, क्यू एनक्लोज्ड। क्लियर है? तो मैंने एक छोटा सा शेल काटा जिसकी रेडियस तो r है और जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चे, dr. करने की जरूरत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। सर अभी किसी बच्चे ने बोला था रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, अगर ये छोटा सा चार्ज है तो इसके ऊपर चार्ज होगा डी क्यू, छोटा सा शेल है तो, और इसकी Yes, वॉल्यूम क्या होगी, dv. तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू dv. डीवी। और टोटल निकालने के लिए क्या कर दूंगा इसका, Integration. तो यानी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट रो डीवी, ये लिख सकता हूँ क्या सीधा ही? अब इसको लर्न ही कर लो। क्यू अगर निकालना हो, डेंसिटी गिवन हो, तो क्या लिख सकते हो, रो इंटू डीवी का Integration. इंटीग्रेशन। ऐसे ही अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो सिग्मा इंटू डीवी की जगह क्या आ जाएगा, बस dA. ऐसे ही अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा, डी एल। ये सीधा फॉर्मूला, मतलब समझ में आ गया आप कैसे करते हैं? ये डिराइव भी करवा दिया वैसे मैंने। अभी मेरे को सिर्फ क्या निकालना है सर, क्यू एनक्लोज्ड। रो की वैल्यू तो तुम्हें गिवन है, अब कांस्टेंट होता तो रो बाहर ले लेता ना इंटीग्रेशन से, पर क्या कांस्टेंट है, No, sir. Variable. इक्वल टू रो इंटू डीवी। लेकिन रो कांस्टेंट नहीं है, रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में रो की वैल्यू कितनी दे रखी है,
हाँ CR. सी आर, तो रो की जगह पुट कर दो सी इंटू आर। अब डीवी निकालना है। डीवी किसका मतलब वो जो रिंग काटी है, जो शेल काटा है उसका। तो सर ये जो शेल काटी है इसकी एरिया पता है तुम्हें? अच्छा, वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू। Height. तो इन दोनों में से किसी भी दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा एरिया मीटर क्यूब। इंटू में हाइट। अब एरिया इंटू हाइट क्या होती है? वॉल्यूम होती है। एरिया इंटू हाइट बोल दो, एरिया इंटू ब्रेथ बोल दो, एरिया इंटू लेंथ बोल दो। तीनों का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तीनों का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो अगर इस छोटे से सरफेस का मेरे को वॉल्यूम चाहिए तो मैं कैसे करूंगा? छोटे सी फिगर का इसका एरिया और मल्टीप्लाई बाय इसकी Breadth. ब्रेथ। वेरी गुड। थिकनेस क्या बोलते हैं? एरिया इंटू Thickness. थिकनेस। सी आर तो ठीक है, एरिया कितना है इसका बताना? छोटे से आर, आर इसका रेडियस है तो 4 पाई बोलो बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। और इसकी थिकनेस कितनी है? DR. और इसके बाद क्या रूल होता है? जो चीज कांस्टेंट है बाहर ले लो। सी कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा? आर पावर 3। अब 4 पाई सी आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर की पावर 4। लेकिन अभी लिमिट्स पुट नहीं करी। लिमिट्स भी आर की फॉर्म में होंगी। तो बताओ मेरे को कहां तक यहाँ से 0 से स्टार्ट होऊंगा और कितने तक का चार्ज चाहिए? ये पहले यहाँ काटूंगा, फिर यही यहाँ काटूंगा, फिर यहाँ तक काटूंगा। कहां तक काटना है? सिर्फ R तक. Capital. पॉइंट तक। कौन से पॉइंट तक? P point. पी पॉइंट तक कितनी रेडियस हो जाएगी मैक्सिमम? बी बी। तो 0 से कहां तक कर दूं लिमिट? B तक. 4 से 4 तो कट ही रहा है। तो पाई सी आर की जगह बी पुट करो तो क्या आ जाएगा? बी की पावर मतलब चार्ज एनक्लोज्ड कितना आया है? पाई सी बी की पावर 4। तो बस अब तो वैल्यू पुट करनी है। चार्ज एनक्लोज की जगह क्या लिख दो? ई इंटू 4 पाई बी स्क्वायर है ही। चार्ज एनक्लोज की जगह क्या लिखो? पाई से बी रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बी से बी स्क्वायर से 4 कट गया तो स्क्वायर बच जाएगा और पाई से b कट गया। तो क्या आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का? बी सी में 4 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बी का क्या है? स्क्वायर। आंसर कौन सा आ रहा है? B option. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसीलिए मैंने सारा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। लेकिन मैं अभी इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना। सर इस क्वेश्चन में पूछा क्या था मेरे से? सब कुछ वही पूछा था, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने वही पी पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस लगाया। मैंने क्या किया? पी पॉइंट पर गॉसियन सरफेस लगाया और क्या लगा दिया? कौन सा लो? गोश लो ई डॉट ds करके q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे फंस कहाँ गया कि मेरे को क्या नहीं पता था? क्यू एनक्लोज क्यों एनक्लोज नहीं पता था? क्योंकि यूनिफॉर्म कैसा था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? नॉन यूनिफॉर्म वो डिपेंड कर रहा था आर पर। इसी वजह से मेरे को एक छोटा सा क्या काटना पड़ा? शेल काटना पड़ा, सरफेस काटना पड़ा, है ना। उसकी वजह से मेरे को क्या, उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया? क्योंकि रो डेंसिटी थी तो इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू DV. डीवी। तो रो की वैल्यू तो जो दे रखी थी सी आर, डीवी की जगह क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया उसका अगर 4 पाई आर स्क्वायर था और थिकनेस क्या थी? डी आर। ठीक है। और बाहर अंदर क्या ले लिया था मैंने? 4 पाई सी बाहर ले लिया था। अब अंदर क्या रह गया था? आर क्यूब डी आर। यही रह गया था क्या? यस सर हाँ। और फिर लिमिट करके मैंने चार्ज एनक्लोज, मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया है वो क्या निकालने के लिए किया? सिर्फ क्यू एनक्लोज्ड जिसकी वैल्यू हमारी आ भी गई थी, पाई सी बी की पावर 4 क्या आई थी? पाई से बी रेज़ पावर 4। बस बाकी सब तो सेम कुछ था, सिर्फ क्यू एनक्लोज। और ये इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं इसलिए है क्योंकि हर बार क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ एक चीज चेंज करते हैं, रो। कई बार रो दे देगा सी आर, अगली बार दे देगा रो सी आर का स्क्वायर, अगली बार दे देगा रो सी बाय आर। इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, आंसर आ जाएगा क्यू एनक्लोज। कई बार रो दे रखा होता है, कई बार क्या दे देता है? सिग्मा। ऐसे कई बार क्या दे देगा? लैम्डा। कई बार लैम्डा भी दे देगा। तो ये मेथड आना चाहिए तुम्हें, इसीलिए इस पे टाइम लगाया। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Sir, please slide दिखाना. क्या कह रहे हो?
सर बैक स्लाइड दिखा स्लाइड दो। डाल दो पीछे वाली। देख लो अच्छे से। जिसको डाउट है प्लीज पूछ लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो जाएगा क्या? चले आगे। सर 1 मिनट। हाँ देख लो देख लो। यस सर। चले चलो। यस सर। अब आज बात करेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने जो पढ़ा, दो चीजें पढ़ी हुई हैं बच्चे। एक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, कौन बताएगा? हमने जीरो। वेरी गुड, है ना? देखा भी था ना, शेल के अंदर कंडक्टिंग शेल होता है तो उसके अंदर इनसाइड कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि चार्ज ही नहीं रहता। और अब दूसरी चीज पढ़ी हुई है गोस लो। इन दोनों को मिलाकर हमने कुछ बिहेवियर बताए हैं कंडक्टर्स के, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल वे। अब ये आज का जो लेक्चर है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं उसमें। न्यूमेरिकल वाले तो मैंने दिखाई दी, कंसेप्चुअल ऐसे बनेंगे। देख, पहली प्रॉपर्टी कंडक्टर की, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर उसके क्या रहता है? क्या रहता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। हाँ, अब ये देखो, ये कंडक्टर है, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जो कि मैं एक बार प्रूफ कर भी चुका हूं पहले भी। लेकिन अब मैं इसको दूसरे तरीके से प्रूफ करता हूं। मैं क्या करता हूं, इस कंडक्टर को आउटसाइड फील्ड में रख देता हूं, एक्सटर्नल फील्ड में। दिख रहा है ये? इस फील्ड में, ये बाहर से एक फील्ड डाला येलो वाला, दिख रहा है ना सबको? हाँ या ना बोलो। सबको दिख रहा है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा जा रहा है तो कहां से कहां जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव इस साइड होगा और नेगेटिव इस साइड होगा, राइट? यस सर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो क्या होगा? कंडक्टर, वैसे तो कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या रहता है? अंदर नेट चार्ज क्या रहता है? जीरो। नेट चार्ज जीरो रहता है, चार्ज जीरो नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं ना कंडक्टर में, यस सर। लेकिन साथ साथ वो न्यूक्लियस वाला पार्ट भी होता है, जिसको मैं कैसे डिनोट कर देता हूँ, जिस पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव नेगेटिव है ये, लेकिन इक्वल अमाउंट में, इसलिए अंदर क्या है? नेट चार्ज जीरो। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे? कौन सी तरफ? पॉजिटिव। मतलब राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? लेफ्ट। की तरफ। यहाँ आ जाएंगे क्या कुछ? यस सर। और इधर क्या रह जाएगा पीछे सिर्फ? फिर पॉजिटिव रह जाएंगे। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इधर इलेक्ट्रॉन और अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आ गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई और इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसा ही हो रहा है ना यस सर। भाई? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी थी, तो थोड़े से, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी थी तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन आए होंगे। सिर्फ कितने आए होंगे? थोड़े से इलेक्ट्रॉन आए होंगे, और थोड़े से ही पॉजिटिव उधर रह गए होंगे, और बाकी सारा जैसे पहले था वही पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे पड़े होंगे। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाई तो नेगेटिव और आए, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाई तो नेगेटिव और आए, ऐसे ही पॉजिटिव बच्चे रहे पीछे। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड बता रहा हूं, अंदर चार्जेस के बीच में सेपरेशन भी आ रहा है ना? देखो, चार्ज भी सेपरेट होते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, बाहर वाला इलेक्ट्रिक बढ़ा रहा हूँ। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे ऐसा हो रहा है, इस चीज को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। चार्ज ऐसे सेपरेट हो रहे थे। तो एक बात बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे हैं ना, ऐसे ऐसे। तो मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन एक्सटर्नल वाले से बिल्कुल कौन सी डायरेक्शन में? तो जैसे जैसे एक्सटर्नल वाला बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये चार्जेस भी चेंज हो रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं। तो इंटरनल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा?
0 हो जाएगा। और ये बहुत जल्दी होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है? बहुत जल्दी होता है। बाहर एक्सटर्नल फील्ड होके अंदर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या रहता है? 0। याद रखना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्या बोला है? नेट इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? 0। और वो हमने देख भी लिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ, किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक आसान था ये तो? यस किसी को देख लेते हैं वो अच्छे से। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, देखो अंदर अंदर दिख रहा है ना, सेपरेशन हो गया चार्जेस का। अब अंदर Yes, कोई sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रखी है, देखो अभी दिखा। नो ये देखो, अब देखना दिख रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाला था, ये अंदर वाला। ईपी क्यों बोला? पोलराइजेशन वाला। कौन सा बोला? पोलराइजेशन वाला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0 पढ़ भी लो। जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हूं, चार्जेस क्या हो जाते हैं? डिरिव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव वाले कहाँ चले जाते हैं? पॉजिटिव के पास चले जाते हैं। और पॉजिटिव कोर यानी न्यूक्लियस वाला पार्ट पीछे बच जाता है, पॉजिटिव वाला, है ना। एट इक्विलिब्रियम दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? इक्वल हो इक्वल हो जाती जाती है ना। बट डायरेक्ट अपोजिट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है क्या कंडक्टर की? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, और जिसको हैंड रेस कर दो जिसको डाउट है, फटाफट। चलो चले ना आगे, पक्का? यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये क्या बोल रहे सर? हमेशा आउटसाइड द कंडक्टर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो वो हमेशा क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। मतलब ऐसे कुछ, ऐसे दिख रही है? दिख रही है? यस हमेशा सरफेस की कैसी होगी? परपेंडिकुलर। अब इसका रीजन क्या है? तुम सबने कन्वर्स थ्योरम पढ़ी है? जब मैथ्स में तुम करते हो कि किसी चीज को प्रूव करने की ये गलत है, तो तुम पहले उसको सही मान लेते हो, फिर एंड में जाके उसको क्या प्रूव कर देते हो? कि अगर ये सही होता तो आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया, इसलिए ये चीज क्या है जो हमने मानी है वो चीज क्या है? गलत। गलत। ऐसे ही इसमें अभी क्या कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। हमने क्या परपेंडिकुलर हो सकती है और किसी एंगल पर मतलब नहीं होगी, तो हम पहले ही क्या मान के चलेंगे? मान लो परपेंडिकुलर, मान लो परपेंडिकुलर नहीं नहीं है है, किसी एक एंगल पर है, किसी एक एंगल पर है, तो मान लिया। तो ये एक चार्ज है कंडक्टर पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली किसी एक एंगल पर है। दिख रही है? अभी दिखाएंगे एंगल कितने एंगल पर है? थीटा थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे बच्चे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक तो सर cos थीटा sin थीटा और cos थीटा। ई cos थीटा और एक ई sin थीटा साइन साइन थीटा। हम तो कहते हैं कौन से वाला होगा? सिर्फ ई sin साइन थीटा, क्योंकि वो कैसा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर। लेकिन ई cos थीटा वाला नहीं होना चाहिए। अब इसका जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, वो ध्यान रखना, वो एक्सप्लेनेशन बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक की वे में ही दूंगा, क्योंकि वैसे इसका आंसर दूसरा तरीके से भी निकालेंगे, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में बात करेंगे इसका, ठीक है? तो पूरी तरह से आंसर नहीं आएगा इसका, बट हाँ आ जाएगा तुम्हारे लिए। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट। और अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, तुमने कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चार्ज रेस्ट पर है तो सरफेस के ऊपर कोई करंट की बात, सरफेस करंट की बात नहीं होती, सरफेस का कोई करंट की बात नहीं होती। अब हमने क्या कहा? ई कोस थीटा है, अगर ई कोस थीटा अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके ऊपर चार्जेस के ऊपर कोई फोर्स भी लगेगी। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड है तो क्या लगेगी? कोई F इज इक्वल टू क्यू से फोर्स भी लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस सरफेस के कैसा है? ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट कैसा है? टेंजेंशियल है सरफेस के। कैसा है? देख रहे हो ना, टेंजेंट पे है, टेंजेंशियल है। दिख रहा है सबको? तो इसके साथ कुछ फोर्स भी लगेगी,
अगर इसके कारण फोर्स लगेगी तो चार्जेस का जो है वो मोशन भी होगा। चार्जेस क्या Yes, करेंगे? sir. मोशन भी करेंगे सरफेस के ऊपर, सरफेस पे। और जब चार्ज मोशन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सर क्या Current. बनाते हैं? करंट बनाते हैं। तो सरफेस का करंट भी होना चाहिए, राइट? लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कोई ऐसी सरफेस करंट वाली चीज की बात की है? नो सर तो इसीलिए ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट पॉसिबल नहीं नहीं है। हाँ, याद रखना, ये हमें पूरी तरह से आंसर नहीं है इसका, ये आंसर पूरी तरह से इसका नहीं है। हम जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ना तब भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हैं तो इसीलिए उसी फॉर्म में बात करें, ठीक है? Yes, क्लियर है? sir. हाँ, अभी देख लेते हैं इसका, वो भी देख लेते हैं। Suppose the electric field is acting at an angle other than 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होंगे, ई कोस थीटा एंड साइन थीटा। जो टेंजेंट वाला कंपोनेंट होगा उसको क्या बोल दूंगा? ई कोस थीटा, ठीक है? विच विल, अब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक्स फोर्स लगेगी। फोर्स लगेगी तो क्या होगा? चार्ज का एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वजह से क्या बनता है? करंट बनेगा। लेकिन हमने ऐसा कुछ सरफेस करंट के बारे में बात नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान रखना हमेशा, क्या अगर जब भी बनाओ भाई, ये एक्सप्लेनेशन दूसरी तरीके से है लेकिन आंसर तो हमेशा सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के आउटसाइड हमेशा कैसी होगी? Perpendicular. परपेंडिकुलर। हमेशा कैसी होगी बच्चे? परपेंडिकुलर। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसकी एक्सप्लेनेशन अभी कुछ अजीब सी लग रही है ना सबको? थोड़ी थोड़ी लग रही है या नहीं लग रही? Yes, sir. हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक है सर, रेस्ट पर है तो क्या हो गया सर? हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ी रहता है क्या? हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक रहती है ये चीजें? No, मेरे sir. इतनी थोड़ी ना कि थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी तक इसी में लिमिट रखो। Yes, sir. तीसरी प्रॉपर्टी, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज नेट चार्ज क्या होगा? Zero. ये तुमने प्रूव भी कर रखा है। कौन से लॉ से? गोस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? Zero. जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो चार्ज एनक्लोज्ड भी क्या हो जाएगा? Zero. क्लियर है क्या? दूसरा कलर यूज हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहा है? से कलर दूसरा ले लो। हाँ, अभी कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इसलिए चार्ज भी जीरो। ये भी अब पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसका आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिल जाएगा तो मैं बता सकता हूँ अभी कैसे। इसको थोड़ा सा आगे भी हम डिस्कस करेंगे कैसे, ठीक है? अभी तुम्हें Yes, पता लगेगा, अभी तुम्हें पता लगेगा इसका फोर्थ प्रॉपर्टी में। तो यहाँ तक तीन प्रॉपर्टी क्लियर है। पहली क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी क्या थी सबसे पहले? Sir, outside of the surface. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? हमेशा Zero. जीरो। दूसरी क्या थी? Outside charge. कि Outside. सरफेस के Conductor पे बाहर इलेक्ट्रिक perpendicular फील्ड to the कैसे surface. ड्रॉ करता हूँ? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के Perpendicular. परपेंडिकुलर। वेरी गुड। और तीसरी क्या बताइए कि कंडक्टर के इनसाइड जो नेट चार्ज क्या होगी? Zero. अगर सर मैंने कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज जीरो है लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ उसको चार्ज, तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? Surface. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है, चार्ज ऑलवेज वो भी रिसाइड zero ऑन द है। सरफेस ऑफ द कंडक्टर। Conductor. जो भी अब मैं चार्ज अंदर दूंगा वो सारा का सारा कहाँ मिल जाएगा मेरे को? सरफेस पे। Surface पे. ये एक कंडक्टर है, मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो इसके अंदर, लेकिन वो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? उसके Surface. Surface. आ गया। बहुत जल्दी हो जाता है ये काम, इंस्टेंटेनियस। दिख रहा है? यस सर। ये कर रहा हूँ लेकिन सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे सर? इन्होंने तो बोल दिया क्योंकि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चार्ज जीरो होता है इसलिए सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाता है? सरफेस। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है, देखो ध्यान से। ये अगर कंडक्टर है मेरा बच्चे, ठीक है, अगर मैंने इसको दे भी दिया नेट चार्ज, मान लो मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है, पॉजिटिव 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 दे दिया ना? यस Yes. लेकिन इनसाइड की बात करूं तो नेट चार्ज तो जीरो होता है, तो जहां पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, तो वो जो नेगेटिव चार्ज होंगे आसपास वो किसको तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे सर? पॉजिटिव की तरफ। तो मान लो ये पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पढ़े थे आराम से। तो ये जो पास वाले नेगेटिव हैं ये इस ब्लू वाले पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएंगे?
अट्रैक्ट और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर क्या कर देंगे, इस चीज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसके बाद फिगर कुछ ऐसी बनेगी, देखो सर, अंदर ये जो ब्लू वाली की जगह तो अब सारे की सारा कैंसिल हो जाएगा, और जो ये नेगेटिव उठ के यहाँ चले गए थे तो पीछे क्या छोड़ गए थे, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। और अंदर कुछ दिखाऊं क्या यहाँ? ये तो नहीं सर, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खत्म कर देते हैं ना। यस सर। तो वो जो चार्ज जो दिया था, ऐसा समझ सकता हूँ, वो ब्लू चार्ज जो अंदर था वो सारा का सारा अब यहाँ पर आ गया ना। ऐसे ही क्या होगा, दोबारा से नेगेटिव इसकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे और इस रीजन को न्यूट्रल कर देंगे, और पीछे क्या छोड़ देंगे, पीछे क्या छोड़ देंगे, पॉजिटिव। ऐसे ये चार्ज धीरे 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 दूर होता जाता है। तो ये कब तक चलता रहता है, जब तक सारा का सारा चार्ज कहाँ ना आ जाए, सरफेस पे। उसके आसपास वाले इलेक्ट्रॉन आके उसके पास आ जाते हैं और पीछे क्या छोड़ देते हैं, पॉजिटिव। तो हमें ऐसा लगता है कि सारा का सारा चार्ज एक्चुअल में कहाँ आ गया, उसके सरफेस के ऊपर। क्लियर है क्या? क्लियर है? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझो सर। अगर यहाँ पॉजिटिव की तरह मैं क्या दे देता अंदर, नेगेटिव तो क्या होगा सर? तो सर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। पॉजिटिव तो वहां पर जो पॉजिटिव है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब वहां पर क्या है, अब न्यूक्लियस की बात, कोर के बारे में बात करें, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस तो मूव करता नहीं, न्यूक्लियस वाला चार्ज तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला तो मूव करेगा नहीं। अब ये सारा चार्ज आ जाना कहाँ पे आ जाना चाहिए वैसे तो, नेगेटिव 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 उसके सरफेस पर कैसे आएगा? अब क्या होता है, ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या करने लग जाते हैं, क्या करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं। तो ये रिपल्शन तब तक होती रहती है जब तक सारा का सारा चार्ज कहाँ ना आ जाए, सरफेस के सरफेस ऊपर। क्लियर है क्या? क्लियर है? सर सरफेस के ऊपर आएगा कैसे? रिपेल होगा जब तक। हाँ, जब तक। अब वो ऐसे मत कह देना सर ये लाइन है, सरफेस के ऊपर कैसे आएगा, ये चीज कह रहे हो क्या? यस सर। अरे सर, ये स्फीयर है बच्चे, स्फीयर। स्फीयर कैसा होता है एक्चुअल में, इमेजिन करो ना। सरफेस का मतलब होता है उसकी 3D शेप है। सरफेस का मतलब क्या हो रहा है कि सारा का सारा उसके बाहर ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएगा। लाइन, ये इमेजिन ऐसे ऐसे थोड़ी होता है स्फीयर जैसे हमने दिया है, ऐसे तो वैसे सर्कल होता है। स्फीयर तो ऐसे 3D शेप होती है ना। यस ऊपर की तरफ आता जाएगा तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे पूरी तरह 3 डायमेंशन में आ जाएगा, मतलब पूरी सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे 2D में इमेजिन मत करो इसको। हाँ, क्लियर? चले आगे पक्का? यस सर। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। क्या था सर? पहली बात तो अंदर चार्ज रहता नहीं है। और अंदर चार्ज क्यों नहीं रहता? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द हाइड्रा कंडक्टर जीरो, सो द नेट चार्ज इज जीरो। तो अभी भी मैं चार्ज दे रहा हूँ तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है? सरफेस पर। सरफेस। अब सरफेस पे फैल जाएगा यूनिफॉर्मली तो फैलेगा, लेकिन कैसे फैलेगा? सरफेस पे फैलेगा तो कैसे फैलेगा वो चार्ज? उसका भी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए पहले एक और प्रॉपर्टी रह जाएगी। यहाँ पे हो गया? क्लियर है सबको? यस ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली प्रॉपर्टी है, ये हम तब करेंगे जब हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या पढ़ लेंगे, रिलेशन। क्या पढ़ लेंगे? रिलेशन। इस प्रॉपर्टी को भी छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट। अब वही बात, जो चार्ज मैं दे रहा हूं वो सरफेस पे तो फैल रहा है, लेकिन वो सरफेस पे कैसे फैल रहा है, कहां पर ज्यादा फैलेगा, कहां पर कम। भाई? अगर सरफेस ऐसा हुआ तो मैं मान लूंगा कि सारी जगह सेम फैल गया, राइट? क्योंकि यूनिफॉर्म सरफेस है ना। ऐसा हुआ तो वो जो चार्ज दिया मैंने वो सारा सरफेस पे यूनिफॉर्म। अगर सरफेस ऐसा हुआ तो ऐसा कुछ है ना, मतलब ऐसा समझ लो, सरफेस ऐसा हुआ तो तब कैसे फैलेगा? ये क्या यूनिफॉर्म सरफेस है? नो सर। अब अगर सरफेस कुछ ऐसा हुआ तो क्या ये यूनिफॉर्म सरफेस है? नो सर। तो अब कहां पर ज्यादा चार्ज आएगा, कहां पर कम। कम आएगा, ये कैसे पता लगेगा? इसकी एक आराम से तरीका है। सरफेस पे आ रहा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A। एरिया ज्यादा तो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कम होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। ये वैसे इसका देसी तरीका है पता लगाने का, हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे, लेकिन तुम ध्यान रखना। अब यहाँ पर एरिया की जगह एक नया वर्ड यूज कर लेता हूं मैं,
ताकि तुम्हें याद रहे इसलिए बोला हूँ। हालांकि चार्ज डेंसिटी ज्यादातर कांस्टेंट रहती है। कर्वेचर क्या बोलूं उसको मैं? कर्वेचर ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम, अगर कर्वेचर कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो अभी देख लो कहां पर कर्वेचर ज्यादा है बताओ ये सरफेस में, फर्स्ट पे साइड या सेकंड वाली साइड? सर फर्स्ट फर्स्ट वाली साइड। तो चार्ज डेंसिटी कम कहाँ होगी? सर आगे फ्रंट पे यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मिनिमम होगी, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। दिख रहा है क्या? यस देखो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्जेस दूर दूर हैं, दिख रहा है? यस सर। जैसे जैसे आगे जा रहे हो चार्जेस के बीच में सेपरेशन कम हो रहा है, अब चार्जेस क्या आ रहे हैं? पास पास हो रहे हैं। चार्जेस क्या आ रहे हैं? पास पास। इस रीजन में देखो चार्जेस सिर्फ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। और इस रीजन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पास पास है ना सारे के सारे। यस सर। छोटे से रीजन पे ज्यादा डेंसिटी का मतलब होता है छोटे से रीजन पर कितना चार्ज है। तो जहां पर कर्वेचर कम है वहां पर चार्जेस की भीड़ ज्यादा है, वहां पर चार्जेस की भीड़ ज्यादा है। जहां पर कर्वेचर ज्यादा है वहां पर चार्जेस की भीड़ यानी डेंसिटी क्या है? कम है। तो बस वही दिख रहा है, कर्वेचर ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम। क्लियर है? तो अगर मैंने सरफेस अगर मैंने चार्ज दिया इनसाइड तो वो सारा हो गया डिस्ट्रीब्यूट सरफेस पे। और सरफेस पे भी कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ? जहां पर कर्वेचर ज्यादा वहां पर डेंसिटी कम। जहां पर डेंसिटी कम वहां पर, जहां पर कर्वेचर ज्यादा जहां पर कर्वेचर कम वहां पर डेंसिटी ज्यादा। क्लियर है क्या? यस सर। एक छोटा सा है फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए हम छोटी सी अभी बात करेंगे। अच्छा यहाँ पर बताओगे मेरे को अभी एक बारी कि क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कैसा होनी चाहिए फील्ड लाइंस? एक मेटल है अंदर वो सर्कल सा और बाहर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ फील्ड लाइंस कौन सी सही है? ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली? सोच के बताना। सर डी। डी कैसा लग रहा है? डी भाई क्योंकि नेगेटिव के पहले पास बताओ अट्रैक्ट हो रही है। इनसाइड मेटल के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नो सर सर अंदर तो जा नहीं सकती, ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता। अब बात आती है ए, सी या डी में। अब तुम एक बात बताओ, जब भी चार्ज आता है हमने बोला था ध्यान रखना, जब भी कंडक्टर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता था याद आया, तो उसके अंदर भी अपोजिट चार्जेस का सेपरेशन हो जाता था ना ऐसे। यस सर। तो यानी यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी तो ये कंडक्टर ही है। यस सर। इसके ऊपर वाली साइड क्या बन जाएंगे सर बताओ? पॉजिटिव कहाँ आएगा और नेगेटिव कहाँ आएगा? इस सर्कल के ऊपर वाली साइड पॉजिटिव आएगा या नीचे वाली साइड? नीचे वाली साइड। नीचे वाली साइड पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, राइट? तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर वाली जा रही होंगी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो थोड़ी इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होने लग जाएंगी ना। यस सर। क्योंकि यहाँ पर भी इसको पॉजिटिव साइड आते आते क्या दिख जाएगा? थोड़ा सा नेगेटिव, तो थोड़ी सी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। ऐसे ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन सारी नहीं हो पाएंगी क्योंकि यहाँ पर तो डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। हो पाएंगी लेकिन ज्यादा नहीं होंगी। जो दूर होंगी वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, सारी की सारी नहीं हो पाएंगी। जो सिर्फ पास पास वाली होंगी वो अट्रैक्ट हो पाएंगी। तो सारी की सारी हो पाएंगी क्या? नहीं। नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में तो कोई अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या रह गया? क्लियर है क्या सबको? ऑप्शन क्या आएगा? सी। क्यों सर? क्योंकि देखो जो पास पास वाली है वो तो अट्रैक्ट हो गई पॉजिटिव, यहाँ से ही उनको क्या दिख गया? नेगेटिव दिख गया, है ना? पॉजिटिव से नेगेटिव चली गई वो सीधा ही। लेकिन जो दूर वाली थी वो थोड़ी सी बेंड होगी, क्योंकि दूर थी तो वो पूरी नहीं जा पाई, वो गई तो अपने ही रास्ते, लेकिन थोड़ा सा उनमें क्या आ गया? बेंड आ गया। क्या आ गया? कर्व आ गया। क्लियर है? जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे कर्व क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम। क्लियर हो जाएगी। यस। ठीक है, चलें आगे। अब यहाँ पर क्या है देखो, अभी छोटा सा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन देखना है हमें। वो क्या होता है? वो चाहो तो तुम ड्राइव भी कर सकते हो, वरना जरूरत है नहीं वैसे ड्राइव करने की, पर देख लो
वरना लास्ट में इसका रिजल्ट भी देख सकते हो। अब मेरे को ना चार्ज को मूव करने के लिए ध्यान से देखना, मेरे को चार्ज को ए से बी पर पॉइंट पर क्या करना है, मूव करना है। किसी एक चार्ज को कहां से मूव करना है, ए से बी पॉइंट पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो उसका पोटेंशियल यही होता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है सर, तो मैंने वही किया, ए से बी चार्ज को मूव करना है स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो एक बात बताओ, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर भाई मैं हमने बात की हुई है ये, अगर चार्ज अपने आप जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण तो पॉजिटिव होता। ये हमने बात की थी ना, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के। याद आया? यस सर। तो मैं एक्सटर्नल वाला ले रहा हूं तो नेगेटिव इसलिए लगा रहा हूं। अब एक बात बताओ, वर्क डन तो ठीक है, फोर्स कितनी लगेगी बताना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज की प्रेजेंट में, अभी पढ़ के आए हैं, पहले क्वेश्चन में कर लिया, QE डॉट dx। QE dx ही लिख दो सिंपल, क्योंकि अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात, तो अगर टोटल निकालना है तो दोनों साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन तो dw का तो आ जाएगा w। अच्छा, इंटीग्रेशन भी ना करो, अगर स्मॉल, अगर आंसर सीधा चाहिए तो बिना इंटीग्रेशन के भी चल जाएगा यहाँ काम। तो dw अपॉन में q लिख दूं नीचे, उधर क्या रह जाएगा, माइनस ई dx। अगर तुमने डॉट भी लगानी है तो डॉट भी लगा दो, हम कोस थीटा को भी कुछ भी ले लेते हैं, चलो डॉट भी लगा देते हैं। dw अपॉन q क्या होता है, dv। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dx। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ। अगर अब यहाँ पर चाहो तो तुम कर सकते हो, अगर दोनों के कोस क्या है, 0, मतलब जिस डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो कोस क्या हो जाएगा, 0। dv इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, माइनस ई dx। यस सर। तो dv बाई dx माइनस किसके इक्वल आ जाएगा, ई के। तो जब भी, यानी मैं लिख सकता हूं अब E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। क्लियर है क्या? यस सर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा कोई भी चीज अगर x डिस्टेंस के साथ वेरी करे तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? यहाँ पर पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। और साथ में क्या है, नेगेटिव, तो इसको बोल दिया नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो तुम बोल दोगे इट इज नथिंग बट नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर तुम्हें अब पोटेंशियल दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, तो क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे? यस सर। हाँ, क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में उसको क्या कर दो, बस डी का मतलब क्या, क्या कर दो, बस डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले तो बताओ इसकी डेरिवेशन में किसी को दिक्कत, कर चुके थे इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी बताया, ये सबको पता था DW वाला। सर ये ग्रेडियंट वाला रिपीट करना। हाँ देखो, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। जो भी चीज डिस्टेंस के साथ वेरी करे उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? यहाँ पर पोटेंशियल वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नेगेटिव है तो इसलिए बोल दिया नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ गई? यस सर। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये क्यों पढ़ा था हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी? भाई अगर यही लिखा हुआ था, लिखा हुआ है ना, इसी को चेंज कर दो, माइनस dv बाई dr इज इक्वल टू ई हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 है तो माइनस dv बाई dr भी क्या हो जाएगा, तो dv बाई dr 0 हो गया। मतलब पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या है, 0। मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या है, 0। तो पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं कर रहा, यानी पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या है, 0। कांस्टेंट। जो चीज चेंज नहीं हो रही हर पॉइंट पर तो वो क्या हो गई,
कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 है तो पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। देखो दोबारा वो सुन लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसका मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब पोटेंशियल क्या है बच्चे? कांस्टेंट। इसीलिए कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल क्या रहता है? तो यही लिखा हुआ है, सिंस E इज इक्वल टू 0 इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल। dV क्या है? चेंज इन पोटेंशियल 0 है। अगर चेंज इन पोटेंशियल 0 है इसका मतलब पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। तो याद रखना, कोई बोल दे शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो क्या बोलोगे? कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन पूछे पोटेंशियल कितना है तो क्या बोलोगे? 0। कांस्टेंट। समझ में आ जाएगा क्या? और क्या होती है कांस्टेंट पोटेंशियल की? कुछ वैल्यू तो होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई भी यहाँ तक डाउट है तो पूछो मेरे से, कुछ भी डाउट हो आज के लेक्चर में, कुछ भी, कोई डाउट नहीं है? और जिसके जो कल प्रॉब्लम जिन्होंने मेरे को भेजी थी, शायद मेरे को याद नहीं है, वो 2-3 बच्चे भेजे थी जिन्होंने, उन सबका प्रॉब्लम्स के आंसर हो गए? अब सबको जो आज न्यूमेरिकल करवाए हैं सबको समझ में आ गए? और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये वाला बच्चे, इस पे डबल स्टार लगा लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 स्टार लगा लो चाहिए, क्योंकि इसमें हल्की सी डेविएशन चेंज करेंगे, अप्रोच बिल्कुल सेम है। अप्रोच मैंने बार बार रिपीट कर दी, सिर्फ इसमें कहाँ फंसोगे, क्या निकालने में? इनक्लोज्ड चार्ज एनक्लोज। और उसको कैसे निकाला है तुमने? एक सरफेस को काट के उसका क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। ठीक है, कर लेंगे सब। थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, और जिसको क्लियर नहीं है वो रुक जाए और डाउट पूछ ले मेरे से, और बाकी जा सकते हो। थैंक यू जा सर। सकते हो। बाय थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night, sir. Bye, sir. गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, गुड नाइट। Yes, sir. दीपिका क्या कह रहे हो तुम? फोर्स मैक्सिमम पूछ रहे हो क्या तुम? हाँ दीपिका यही है क्या? Left हो गई वो। सर तन्वी बोल रही है कुछ। हाँ, तो दीपिका कह रही थी कि क्वेश्चन था उसका, अभी अभी मैसेज भी आया था कि df बाई dx मतलब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब, तो df बाई dx 0 क्यों लेते हैं? सबको पता है यहाँ पर क्या? फिर क्या बोल रहे? भाई अगर किसी चीज की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उसका डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में 0 क्यों लेते हैं? बताओ। फॉर एग्जाम्पल ये बात कह रहे हैं वो, फॉर एग्जाम्पल भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी फोर्स जो है वेरी कर रही है डिस्टेंस पर, एफ के साथ कोई फंक्शन है आर का, फोर्स डिस्टेंस पे वेरी कर रही है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, तो इस पॉइंट पर फोर्स क्या है? मेरी मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पर फोर्स निकालने के लिए बताना पड़ेगी आर पॉइंट कौन सा है जहां पर फोर्स क्या हो? मैक्सिमम हो। तो ये कैसे निकालूंगा मैं? तुम एक बात बताओ, इस पॉइंट पर स्लोप कैसा है मेरा? कोई बता सकता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप की वैल्यू कितनी है? 0 0। और स्लोप का मतलब चेंज इन y मतलब df, और x का मतलब क्या है? d। डिस्टेंस तो df बाई dr क्या होगा? 0। तो जब भी किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी निकालते हैं, df बाई dr क्या लगाते हैं?
सर Zero. दोबारा बता दो प्लीज। किसी भी पॉइंट पर, जैसे P पॉइंट पर फोर्स क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम है। P पॉइंट पर फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। और यहाँ पर स्लोप की लाइन खींचो तो कितना आ रहा है स्लोप, 0 होता है ना मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप। तो बस वही किया मैंने। स्लोप का फॉर्मूला होता क्या है, y में कितना चेंज है, रिवर्स में x में कितना चेंज है। y में मतलब f में तो df, x में मतलब r में तो dr। तो df बाई dr का मतलब 0 होना चाहिए। ये किसकी कंडीशन होगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम। क्लियर है। हालांकि मिनिमम के लिए अगर पूछोगे तो भी क्या रहेगी, सेम कंडीशन, df बाई dr क्या होगा, 0। हाँ, क्योंकि देखो मिनिमम के लिए कंडीशन कुछ ऐसा बनेगा ना ग्राफ, अगर तो मिनिमम पॉइंट पर भी फोर्स कैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, तो स्लोप क्या आएगा, 0। तो df बाई dr 0 होगा। तो फिर कंडीशन तो दोनों की सेम ही है, तो कैसे पता लगेगी कौन सा पॉइंट मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है। ये होमवर्क के लिए करो। कैसे पता लगेगा सर, दोनों के लिए कंडीशन क्या है, सेम है। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। हिंट दे देता हूं, पॉइंट का पता लगेगा उससे जस्ट आगे वाले पॉइंट को देख के, उससे जस्ट आगे वाले पॉइंट देख के। अगर ए पॉइंट पर भी फोर्स मैक्सिमम है और बी पॉइंट पर फोर्स क्या है, मिनिमम है, दोनों के लिए कंडीशन यही है ना। लेकिन मैं देखूंगा डी पर और सी पर। डी पर देखो तो स्लोप क्या हो रहा है, बाद में घट रहा है, और सी पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर जस्ट मैक्सिमम वाले से जो कंडीशन है, अगर उसके जस्ट नेक्स्ट वाले पॉइंट पर स्लोप कम डिक्रीज में आ रहा है, नेगेटिव आ रही है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, डिक्रीज ना बोलिए, नेगेटिव आ रही है, तो उस मतलब वो पॉइंट कैसा था, मैक्सिमम का था। और अगर स्लोप की वैल्यू उस नेक्स्ट पॉइंट पर पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब स्लोप की जो पॉइंट था वो क्या था, मिनिमम। मतलब अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके डी स्क्वेयर एफ अपॉन डी आर स्क्वेयर की वैल्यू अगर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब कब घट रहा होगा, जब इससे पहले क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमा होगा। तो ये किसकी कंडीशन होगी, मैक्सिमा। और जब डी स्क्वेयर एफ बाई डी आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाए, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम। मिनिमम। क्योंकि पॉजिटिव तभी, जब स्लोप दोबारा तभी बढ़ेगा जब उससे पहला बहुत कम हो वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है। एक बार इसको अच्छे से देख के आना। लेकिन अभी के लिए तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो मिल ही गया कि df बाई डी आर की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि स्लोप 0 होता है, इसलिए ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की कंडीशन। क्लियर है, df 0 होगा, ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमम की और मिनिमम दोनों की है। और ये कैसे पता लगेगा कि फिर कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, उसके नेक्स्ट वाले नेक्स्ट पॉइंट पर स्लोप नीचे गिर रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर से नेगेटिव आया होगा ना, इसका मतलब उससे पहले जो पॉइंट होगा वो कैसा था, मैक्सिमा। लेकिन उससे नेक्स्ट पॉइंट पर अगर स्लोप ऊपर की पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब नीचे से उड़ कर आया होगा ना, इसका मतलब उससे पहले वाला पॉइंट कैसा होगा, मिनिमम। तो थोड़ा सा देखना, इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और कोई किसी का डाउट है तो रुक जाओ, वरना जा सकते हो बच्चे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। यस सर। यस सर। चलो।